आदमी किस दुख दर्द को अब अगर आप देखें तो क्या गांजा चरस की एडिक्शन कम थी पहले बनारस में और पूर्वी ईस्ट इंडिया? तो अब जो दिक्कत हम सब में आप मुझे शुमार न करें मगर नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेशमन हैं और बड़े ज़माने के बाद हम लोग मिल रहे हैं इस अपने एक शेर के साथ कि दूरियां रिश्तों को रंगीन बना देती हैं, रोज़ मिलने से मुलाकात नहीं होती है। और हम लोग फ़ोन पे तो रहते ही हैं, लेकिन आज बड़े ज़माने के बाद हम मिले और उसकी वजह थी कि जो डॉक्टर साहब के पास जो एक्सपीरियंस है, इसलिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू में पढ़ाते रहे, वहाँ से रिटायर हुए और फूड क्रिटिक हैं और शिक्षाविद हैं और हिस्टोरियन हैं। तो और जो हालात चल रहे हैं इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो हमको लगा कि आपको इनका जहन पढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि इसमें खजाना भरा है और उसको देखते हैं। डॉक्टर साहब, हम जो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे आपकी प्रोफेसी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम एज ए इंडिया कहाँ पे खड़े हैं? कहाँ पे खड़े हैं कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो हस्ती है वो अल्लामा इकबाल के ज़माने से कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं, हमारी वाली है। तो वो वज़ीर आज़म भी आज फरमाते हैं कि हमारी हस्ती बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही है। मगर ये भी कबूल करना पड़ेगा कि ऐसे तारीख में दौर आए हैं कि जब ये हस्ती पस्ती में भी बदली है, तो लोगों ने हम पे हमले किए हैं, लोगों ने हम पे हुकूमत की है और आज तो ये कहने लग गए हैं कि साहब 2000 साल की हुकूमत लोगों ने हमारे ऊपर की, वो तो मतलब जिन्हें सिकंदर के ज़माने से आज तक हो जाएगा ऑलमोस्ट। मगर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बारे में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान की पहचान हमेशा मुख्तलिफ रही है। न ये चीन और जापान है, न ये रूम है, न ये अरब है, न ये विलायत है। और विलायत से मेरा मतलब तुर्की कुस्तुनतुनिया से है, ये आज के ये जो बच्चे हैं वो उस विलायत से नहीं है। तो ना हम यूरोप थे, ना हम अफ्रीका थे, ना हम चीन थे, ना हम जापान थे, ना हम साउथ ईस्ट एशिया समंदर के जो जजीरे हैं उनमें से थे। तो हमारे 2000 साल पुराने रिश्ते मिस्र से हैं, यूनान से हैं, अरबों के साथ हमारे ताल्लुकात रहे इस्लाम के आने के पहले से। इस्लाम के बाद हज़रत मोहम्मद के नमूदार होने के बाद जो पहली मस्जिद बनी वो हिंदुस्तान में बनी, इसका हम जिक्र करते रहते हैं। मगर अरब उसके पहले से आते थे। जो केरल में अगर आप जाएँ तो जो मोपला मुसलमान हैं वो मापिला लफ्ज़ है, जो मापिला लफ्ज़ का मतलब है घर जमाई। तो ये वो अरब थे जो हिंदुस्तान आए और मलेली लड़कियों से शादी करके उनके उसमें फिदा होकर यहीं के हो गए और अपने साथ हलवे लाए, नया बिरयानियाँ और पुलाव लाए और वो हम लोग खाते हैं। और इस्लाम दक्षिण में हमेशा पीसफुली आया, इन सौदागरों के ज़रिए आया और जो रोटी बेटी का रिश्ता था और लोग कन्वर्ट हुए थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था कि जो नॉर्थ इंडिया में होता कि हमलावर आए थे, वो मुग़ल आए थे, कि तुर्को अफ़गान आए थे और उन्होंने हम पे कब्ज़ा कर लिया, गज़नी आया था। ये आजकल कहने में लोगों को बांटने के लिए, वोट बैंक को इनकैश करने के लिए सब बातें अच्छी लग सकती हैं, मगर इतिहास इसका गवाह है कि हिंदुस्तान के रिश्ते अरबों से, अफ्रीका से, तुर्कों से बहुत अच्छे रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पे गए, तो उन्होंने और बाइडेन ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें दोनों ने डेमोक्रेसी का राग अलापा और जो उस वक्त की रेटिंग थी उसमें 53rd नंबर के ऊपर इंडिया था और 26 या 25 के ऊपर अमेरिका था। और ये दोनों ये कह रहे थे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि जो डेमोक्रेसी का राग अलापा। अब जो आलाप होता है वो तो राग में होता है और एक होता है विलाप जो शादी कूट के रोना होता है, एक प्रलाप होता है जो आदमी बुखार में बड़बड़ाता रहता है, किसी दूसरे के समझ में नहीं आता है, पागलपन की बौखलाहट होती है।
तो इसमें जने क्या था, वो राग अलापा जा रहा था, या डेमोक्रेसी के न रहने का, या हमको सनद न मिलने का विलाप हो रहा था, या प्रलाप था? क्योंकि वज़ीर आज़म एक बार ये भी फरमा चुके हैं कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में होती थी। अब जो लोग वज़ीर आज़म से नाखुश रहते हैं, छीटाकशी करते रहते हैं, वो नामुराद ये भी कहते हैं यहाँ तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। जो आपने 53वें 54वें नंबर की बात की, वो तो मैं भाईजान कहूँगा फॉरेनर्स की साजिश है। ये जो गोरे हैं और फॉरेनर्स हैं जो हमारी कॉलोनियल माइंडसेट पे हावी हैं, वो हमको एक सनद देते हैं। अगर यही लोग कह देते हम नंबर 1 हैं, तो हम कहते देखिए हम नंबर 1 हैं। उस वक्त हमको साजिश नजर नहीं आती। लेकिन उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, नहीं जैसे देखिए, नॉर्वे और नहीं देखिए, वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? क्या नॉर्वे और स्वीडन में कुरान शरीफ नहीं चलाई जा रही? क्या वो लोग वहशी नहीं है? क्या वहाँ इस्लामोफोबिया नहीं है? क्या वहाँ फिरका परस्ती नहीं है? क्या वहीं नीली आंखों गोरे सुनहरे बालों वाले नाजी नहीं रहते हैं? क्या वहीं वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक हेट क्राइम्स, रेशियल क्राइम नहीं हो रहे? अरे हुजूर, बित्ते भर का मुल्क, और वो बित्ते भर का मुल्क कटा छटा रेंडियर का गोश्त खाने वाला, और वहाँ डेमोक्रेसी होती है? वाइकिंग की औलाद, आप क्या बात कह रहे हैं? वो डेमोक्रेसी की बात करें, अमेरिका जहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चला, जहां आज तक रेशियल हेट क्राइम में गोलियां चल रही हैं, जहां ट्रंप आज भी कहां कहां हाथ लगाते फिर रहे हैं मोहतरमाओं के, और उसके बूते पे इलेक्शन जीतने के दावे कर रहे हैं, जहां वाइट सुप्रीमेसी हो रही है, जहां इंडिजिनस पीपल को कत्ल करके आपने ख़त्म कर डाला इंडियंस को, हम इंडियंस को नहीं, जो रेड इंडियंस थे। तो देखिए, मुझे लगता है कि वो जो दोनों के मिल के राग अलापने का था, अपने वज़ीर आज़म की शान के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं। मगर बाइडेन साहब थोड़े सनक गए हैं, बहक गए हैं, बोलते बोलते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो अगर डेमोक्रेसी के बारे में राग अलापें और कुछ भी कहें, तो उसको मैं सीरियसली नहीं लूँगा। मगर जो आपने स्टैंडर्ड्स की बात की, आखिर ये स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है कि डेमोक्रेसी कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ डेमोक्रेसी है? वो अगर आप कह रहे हैं वो सिंगापुर है, वो जापान है, वो सऊदी अरब है, वो नेपाल है, वो बांग्लादेश है। देखिए, मुझे लगता है कुछ बड़े देश होते हैं तो दुनिया की आबादी के लिहाज से पहले 10 बड़े, या अपनी ज्योग्राफी के फैलाव के हिसाब से 10 बड़े। तो उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें हिंदुस्तान है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। चलिए, मगर क्या ये सब डेमोक्रेसीज़ हैं? और किस तरह की डेमोक्रेसीज़ हैं? अब वो चीन कहेगा हम तो सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है कम्युनिस्ट पार्टी के ज़माने से, हमारी डेमोक्रेसी यही है, हमारे वैल्यूज़ फ़र्क है, हमारी वैल्यूज़ कम्युनिटी की वैल्यूज़ हैं, हम इंडिविजुअल लिबर्टी को अहमियत नहीं देते। क्या हम फ्रांस को डेमोक्रेटिक मान लें, जहाँ जो चल रहा था पिछले हंगामा पिछले 3-4 महीनों से, वो मणिपुर की याद दिला रहा था? मतलब आप मुझे बतलाएं कि मणिपुर से जो आपका हुआ है, जो जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है, स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ, तो इससे हमारे नहीं देखिए, मैं इसे ये रंग नहीं दूंगा रिलीजन का। मैं कहूँगा ये क्रिश्चियंस के साथ नहीं हो रहा, इसमें एक एथनिसिटी है। जो कुकी लोग हैं और जो मैती लोग हैं, ये एथनिकली फर्क लोग हैं। ये ठीक है कि उन दोनों के ऐसा नहीं कि मैती ईसाई नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैती मुसलमान नहीं होते हैं। मणिपुर में एक मज़ेदार बात यह है कि वो एक हिंदू राज्य था, जहाँ कृष्ण की रासलीला नाची जाती थी, जहाँ शंकर देव का वैष्णव मूवमेंट था, मगर उसके बावजूद उनकी प्री हिंदू जो अपनी कल्चर थी वो इंटैक्ट थी। और आज जो टकराव हो रहा है वो मैतीज़ के कल्चर में, वैली वालों के, पहाड़ों में रहने वाले कुकीज़ के हो रहा है। अब हमारे जो दूसरे वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म होम मिनिस्ट्री के, तो अमित शाह फरमाते हैं कि ये सब तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये सब तो टिड्डे हैं, ये सब तो दीमकें हैं, हम इनको वापस खदेड़ देंगे, बाहर भी भेज देंगे, ये तो बाहर से घुसपैठी हैं। अब दिक्कत ये है कि ये इतिहास की वो समझ है जो पिछले 200-300 साल के इतिहास को नज़रअंदाज करती है कि कुकी किस हालत में यहाँ आए, म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजीज़ कौन हैं, मिजोस के संग इनकी क्या रिश्तेदारी है, नागाज़ की क्या रिश्तेदारी मणिपुर वालों के संग है। अब ये सारी चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं कि इनको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ईसाइयों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मगर वो इसलिए हो रही हैं कि ईसाई चर्च जलाए गए मैतीज़ के भी हैं, ईसाइयों के खिलाफ तो मुहिम चल रही है, मगर उसका एक एलिमेंट ये एथनिक भी है, जिसमें नागा भी शामिल हैं, मिज़ो भी शामिल हैं। म्यांमार से 2 सिनागॉग जला दिए गए, 2 सिनेगॉग जला दिए गए। मतलब देखिए, जलाने पर तो ये अभी मंदिर तो वहाँ थे नहीं, वरना हम 1-2 जला के कह देते कि सब धर्म संभाव है, कि हमने बुत परस्ती का भी इलाज कर दिया है। ये दिक्कत ये है कि इस मुल्क में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग सनद देखते हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है, उनमें नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं, जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म ईसाइयों के खिलाफ हुए थे। एक बार जिंदा जला दिए गए थे ईसाई मिशनरी जो थे, और गुजरात में भी डांग के इलाके में ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में दिक्कत ये है
कि आज तक हिंदू लोग जिस बात से बहुत खुश थे कि हम एक ऐसा सहनशील मज़हब हैं कि हम लिव एंड लेट लिव में यकीन रखते हैं, अब बदनसीबी हमारी ये है कि इस दौर में हिंदू भी लेट लिव नहीं में यकीन नहीं रखते हैं। वो हम हैं और हम ही हम रहेंगे, मतलब उनका तेवर हो गया है। मणिपुर पे और भी बात की जा सकती है, जैसे नारकोटिक्स का एक पूरा का पूरा जो नहीं, ट्रायंगल मगर है। माफ कीजिएगा, क्या नारकोटिक्स का ट्रायंगल सिर्फ मणिपुर में है? क्या वो पंजाब में नहीं है? वो सुरंगें खोद के पाकिस्तान से नहीं, नहीं वो आ तो रहा, वो बर्मा ड्रोन से डिलीवर नहीं हो रहा? नहीं, माफ कीजिएगा, दो ट्रायंगल्स है ना। एक गोल्डन ट्रायंगल बर्मा वाला है, एक गोल्डन ट्रायंगल से अगर नाम देना चाहे तो वो अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर वाला है, और राजस्थान के जरिए भी आ रहा है। तो आप ये कह लें कि ड्रग ट्रेड सिर्फ वहीं हो रहा है, आर्म्स ट्रेड सिर्फ वहीं हो रहा है, दूसरी तरफ वो नहीं हो रहा। आखिर किसी ने उड़ता मणिपुर तो नहीं कहा ना, वो तो उड़ता पंजाबी था ना। तो जिन जिन मिनिस्टर, निश्चित रहिए, आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जैसे इस वक्त न्यूज़ आई कि कश्मीर में जो नारकोटिक्स का और ड्रग यूज़ का जो सिलसिला बढ़ रहा है, ये क्या कहीं आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी ज़माने में चाइना में अफीम का था, कि मतलब जो एक ये देखिए बहुत जनरलाइज करना इसमें बड़ा मुश्किल है। अगर नौजवान बेरोजगार हैं तो उनको अफीम का नशा कराने के लिए किसी को बाहर से साजिश की जरूरत नहीं है। पेट नहीं भर रहा है, भूखा है, पेटी क्राइम कर रहा है, और अगर वो माइनॉरिटी का है तो उसको 10 परेशानियां और झेलनी है। और माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें सिख भी हैं। आप किसी को खालिस्तानी करार कर सकते हैं। कोई लड़का फंसा है पेटी क्राइम के चंगुल में, वो ट्रक ड्राइवर के संग कंडक्टर जाता था, लोंडे बादशाह ट्रक ड्राइवर उनकी सवारी भी करते थे, उनको गांजा चरस भी पिलवा रहे थे। फिर नेक्स्ट स्टेप गांजा चरस से हार्ड ड्रग्स की होती है। और आदमी किस दुख दर्द को, अब अगर आप देखें तो क्या गांजा चरस की एडिक्शन कम थी पहले बनारस में और पूर्वी ईस्ट इंडिया? तो अब जो दिक्कत, हम सब में आप मुझे शुमार न करें मगर मेरा मानना है कि वहां से फिर गोलियों तक जाना, गोलियों से फिर हार्ड ड्रग्स तक जाना, फिर फैशनेबल होना, टूरिस्टों का आना, ये आज का नहीं, आधा सदी पुराना किस्सा है। जब गिन्सबर्ग बनारस में आके रहे थे और टिमोथी लेरी रहे थे और बाबा रामदास रहे थे, और तब से एलएसडी मतलब बनारस के नोटों को जुबान पे लफ्ज चढ़े कि भाई टूरिस्ट आता है, वो खुद भी टुन रहता है, हमारे संग भी टुन रहता है, हम उसका पर्स भी खाली कराते हैं, ये भी सब भी कराते हैं। तो ये गोवा में नहीं हो रहा क्या? तो मुझे लगता है कि देखिए ये सारी बातें कहना बड़ा आसान है कि नॉर्थ ईस्ट में ड्रग ट्रैफिक हो रहा है, आज से हो रहा है क्या? जब बोरिब में जो कॉबा वैली थी, जो बर्मा में 62 सन से जब से हुकूमत फौज की है, तब से वहाँ डेमोक्रेसी तो ख़त्म है। और वहाँ जो करेंस हैं, चिन्स हैं, कचिन्स हैं, शान्स हैं, मोन्स हैं, वो मणिपुर के जरिए आ रहे हैं। और बदकिस्मती से बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आ रहे हैं, उनकी भी बाढ़ इस तरफ आ रही है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है कहना कि ये सिर्फ एक जगह लोकलाइज्ड है, वहाँ ये हो रहा है तो उसे हम थाम रहे हैं। बॉर्डर हर जगह है। क्या बॉर्डर पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ कश्मीर में जो अब 2 यूनिट्स हो गए हैं, लद्दाख वाली यूनिट को भी अगर आप देख लीजिए, क्या चीन के साथ बॉर्डर नहीं है? क्या पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है? क्या वहाँ बॉर्डर सेंसिटिव नहीं है? तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि ये सिर्फ ड्रग ट्रेड और ये इसकी वजह से आप चढ़ जाइए उनके ऊपर के साहब हम तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रही जो नेशनल बल्कि इंटरनेशनल बातें रही। डेमोक्रेसी के ऊपर जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि इसको कैसे बचाया जाए, संविधान बदलने की बात नहीं, मैं इसमें फिर देखिए मेरा माइनॉरिटी जो है नाज़िम मियां जी, उस चीज़ को बचाया जाता है जिसकी कोई हस्ती होती है, एग्जिस्टेंस होता है। क्या हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी थी? क्या हिंदुस्तान में इमरजेंसी के बाद डेमोक्रेसी थी? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने घुटने टेक दिए थे और एक शरीफ जज थे, इज्जतदार, जिनकी रीढ़ की हड्डी थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, जिन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा था। क्या जिस समय इमरजेंसी, आज बार बार जो वजीर आजम कहते हैं वो वोट अबाउटरी जिसे कांग्रेस वाले कहते हैं, हकीकत तो है कि सबसे काला अध्याय इमरजेंसी का था। क्या उस वक्त जातियां नहीं होती? नसबंदी और नशाबंदी तब भी होती थी। अब आजकल भी नशाबंदी और नसबंदी के बीच की चीज़ है कि ईडी को लेके नशाबंदी है और शराब के घोटाले होते हैं, वो दिल्ली हो या पंजाब हो, सरकारें इस पर गिर सकती हैं और किसी के घर में रेड हो सकता है और सरकार रेवेन्यू भी कमाती है इससे। एक तो बात ये रही। मुझे पुरानी बात याद आती है गिरिलाल जैन साहब की। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। तो वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का मतलब आजकल सिर्फ एक है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू,
उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी मार्जिनली, फिर राहुल गांधी, और फिर वड्रा साहब की संतानें, और फिर प्रियंका गांधी। मगर जब वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की बात वो करते थे तो उसमें शेख अब्दुल्ला का भी पूरा कुनबा था, उसमें बीजू पटनायक का भी पूरा कुनबा था, उसमें पंजाब में बादल परिवार भी था, उसमें बाकी बहुत सारे लोग भी आते हैं। और जो पार्टी विद डिफरेंस थी, उसमें क्या गोपीनाथ मुंडे की औलाद आज नहीं है, उसमें क्या प्रमोद महाजन की औलाद नहीं है, उसमें क्या बांसुरी जो आज लीडर है वो बीजेपी की सुषमा स्वराज की लड़की नहीं है, लाडली, और उसमें क्या जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके लड़के एमएलए नहीं हैं, क्या उसमें जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके साहबजादे डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं था, तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए क्या उनके पास खास चीज़ें थी। ये सही है कि मोदी साहब पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता डायनेस्टिक सक्सेशन का, मगर बाकी बहुत सारे लोगों पर जो फैमिलीज़ हैं, वो बीजेपी की हो, वो बीएसपी की हो, वो एसपी की हो, वो उसमें एक शायद कम्युनिस्ट पार्टी में आप इस तरह की मिसाल नहीं ढूंढेंगे, वरना आपको डायनेस्टिक सक्सेशन मिलेगा। एक दूसरी डेफिनेशन फरीद ज़करिया की थी कि ये जो डेमोक्रेसी है ये इलिबरल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो है मगर इलिबरल है, उसमें वो जो घर में डेमोक्रेसी नहीं होती, घर में जेंडर बायस होती है, आपके दफ्तर में डेमोक्रेसी नहीं होती, आपके घर में जो काम करने वाला नौकर आता है उसके संग आपका सलूक डेमोक्रेटिक नहीं होता, वो फ्यूडल होता है। तो इलिबरल डेमोक्रेसी और डायनेस्टिक डेमोक्रेसी के बीच में हिंदुस्तान झूल रहा था। मैं आपको, अब आप तो आलिम फाजिल आदमी, आपको याद क्या दिलाऊं, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो 570 के आसपास रियासत रजवाड़े थे, क्या वो डेमोक्रेटिक थी? तो जब इलेक्शन होते थे तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो जीत के आता था वो जोधपुर के महाराज आते थे, या उनकी बहन आती थी, या उनकी लड़की आती थी, या बीकानेर के राजा साहब आते थे, या उनकी लड़की आती थी, भरतपुर के राजा साहब आते थे, उनकी लड़की आती थी, ग्वालियर में सिंधिया साहब आते थे, उनकी माता जी आती थी, उनकी बहन आती थी, उनकी लड़की आती थी, उनका भांजा आता था, बड़ौदा में ये होता था। अब अगर आप ये इन चीज़ों को देखें तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का सफ़र बहुत, उसका वक्फा बहुत छोटा है। जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी ऊपर से थोप रहे थे, वो ऊपर से डेमोक्रेसी थोपी नहीं जा सकती, वो और नीचे से जो डेमोक्रेसी आती है उसमें चाहते थे जो गांधी चाहते, तो गांधी जी तो बेचारे खर्च हो गए 1948 जनवरी में, तो उसके बाद तो गांधी जी का नाम लेवा कोई नहीं बचा। तो मतलब माफ़ कीजिएगा, गांधी जी बड़े मायूस थे जब देश का विभाजन हुआ, और वो तो नुआखाली और कलकत्ता में आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। मगर मेरा कहना ये है कि गांधी को तो हमने भुला दिया, और गांधी का जो हिंदुस्तान का मॉडल था वो भी हमने भुला दिया। तो ये जो डेमोक्रेसी का मॉडल था, वो लोहिया जिस चौखंबा राज की बात करते थे वो भी नहीं रहा, जेपी जिस सर्वोदय आंदोलन की बात करते थे वो भी नहीं रही। तो मूवमेंट भी हमारे यहाँ फ्यूडलाइज हो गए ना, कि आखिर में लालू यादव, राबड़ी यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, विसा यादव। कि जो रंजन गोगोई ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया और विवेक देवराय ने 14 अगस्त को जो मिंट में एक आर्टिकल लिखा कि हमको नया संविधान, नहीं देखिए, वो दोनों बातें फर्क है। रंजन गोगोई की तो बात किसी को सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि रंजन गोगोई जब तक चीफ जस्टिस थे तब तक वो हतक इज्जती का मुकदमा किसी पे भी जाकर किसी को जेल भिजवा सकते थे। मगर जिस आदमी ने अपने मुकदमे पे सेक्सुअल अब्यूज़ के केस पे सबॉर्डिनेट के खुद जज बनना कबूल किया, जो जूरिस्प्रूडेंस के हर कानून के खिलाफ है, और उसके बाद आप गलत साबित हुए, उस औरत को आपको वापस रीइंस्टेट करना पड़ा आपके बाद, और आपने जिस छोटी सी कीमत पर अपने को राज्यसभा में जाना कबूल कर लिया, तो रंजन गोगोई साहब की तो आप बात न करें तो उतना अच्छा है। वो पार्लियामेंट में उनको चुन चुन के गालियाँ मोइत्रा जी ने दी, और कहा कि मतलब अब तो मैं पार्लियामेंट के भीतर को कुछ भी कह सकती हूँ, अब ये सिटिंग चीफ जस्टिस नहीं है। तो उनकी जो लॉ की पकड़ है और जिस तरह के फैसले उन्होंने दिए हैं, कभी वो अच्छे वकील रहे होंगे, कभी अच्छे जज रहे होंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचते। मगर अब तक उन्होंने कई बार ये साबित कर दिया कि उनकी किसी भी बात को सीरियसली मुल्क में किसी ने नहीं लेना चाहिए। विवेक देवरॉय ने जो नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो ये भी पहली बार नहीं हो रही है। आपको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में वसंत साठी साहब ने भी बात उठाई थी, एक रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात, जो उस ज़माने में हुआ करते थे लोकसभा ने तो यहाँ तक कहा था कि इंदिरा गांधी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। हुजूर अनवर, तभी तो मैंने जिक्र करना मुनासिब समझा था इमरजेंसी का। ये दौर पहले आ चुका है, ये तो अंग्रेज़ों का बनाया। इससे बच पाएंगे हम? नहीं, इससे हम नहीं बच सकेंगे अब देर तक, क्योंकि देखिए ये हकीकत है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके नुमाइंदे हिंदुस्तान के आवाम के चुने हुए नहीं थे। उसमें राजा रजवाड़ों के नुमाइंदे थे, उसमें जमींदारों तालुकेदारों के नुमाइंदे थे, उसमें वो लोग थे जो सिर्फ इनकम टैक्स देते थे और सेंट्रल असेंबली में हिस्सा लेते थे। तो आज से पहले 1948 से 50 के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो
उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आज लाया गया था उसके बुनियाद पर टिकी हुई थी। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि अंग्रेज़ों ने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बहुत पहले एक नमूना दिया था उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और अगर आप सारा पेनल कोड बदल रहे हैं, आप सारी जय जगदीश हरे की आरती के साथ मीटिंग ऑफ रिट्रीट चला रहे हैं, सेना अध्यक्षों के नाम बदल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हर इमारतें तोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कॉलोनियल लेगेसी से फ्री हो रहे हैं। तो अगर आप इतने बड़े बहुमत के साथ लौटे हैं तो जाहिर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकते हैं। लेकिन संसद का बहुमत और देश का बहुमत, इसमें फर्क होता है। आप मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, देश का बहुमत जाहिर कहाँ हो रहा है। देश के बहुमत में आप कहते रहिए कि मोदी साहब को और बीजेपी को 35% वोट मिले हैं, मगर उनके पास वो प्रचंड ब्रूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में है कि अगर वो चाहें तो जो भी चाहें करते हैं और कर ही रहे हैं। और अगर यही हालत असेंबलीज में भी है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी बुरी तरह अमेंड करने में कोई रुकावट आएगी ही नहीं कि हम एक नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे हैं। इसमें कोई आपको आगे क्या लगता है कि ये वर्स्ट हो जाएगा या इसमें कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, देखिए नाज़िम मियां, ऐसा है कि उम्र के जिस पड़ाव पे मैं हूँ वो बेहतरी मैं अपनी आंखों से तो नहीं देखूंगा, ये मुझे लगता है। मगर मुझे फिर भी ये भरोसा है कि हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं, और वो सिर्फ हिंदुस्तानी का किस्सा नहीं है। वो 1000 साल की राइट की बात एडोल्फ हिटलर भी जर्मनी में करते थे, 12-14 साल रहे, और स्टालिन भी 30-35 साल में खर्च हुई थी। पुतिन साहब की भी इमारत डामाडोल नज़र आ रही। माओ भी आए और गए। तो वो संस्कृत का एक श्लोक है ना, मांदाष्टाच महीपते, कैसे कैसे राजा आए और कैसे कैसे राजा गए। तो धरती बची रहती है और उसमें लोगों की उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। मुझे लगता है कि हम एक नोट जो है कि किस नोट के ऊपर ख़त्म करें। मुझे लगता है कि आपके साथ बड़े ज़माने के बाद मुलाकात हुई, और गुलशन फ़कीर का एक शेर है कि उनसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था। इसकी जगह पे कहना लगा दीजिए कि उनसे मिलकर हमें कहना था, बहुत कहना था। तंगिए वक्त ने तंगिए वक्त मुलाकात में कहने न दिया। बहुत तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये जहन और इससे डॉक्टर पंत ने न जाने कितने नेशनल और इंटरनेशनल टैलेंट अपने स्टूडेंट की शेप में उनके नॉलेज को शेप किया। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, और ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसको लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि उससे हौसला मिलता है। आदाब, नमस्कार। चलिए साहब, हम लोग कॉफ़ी भी है।